वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इसमें भी बहुत लास्ट में एक बहुत सही टिप भी दूंगा, ठीक है। तो अभी बहुत एग्जाम का भी, जैसे कि आप लोगों को पता है, बहुत टाइम है, फिर भी मैं इतना स्टार्टिंग में वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही वैसा है जो सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट के ऊपर मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाना पसंद करूँगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बना के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टार्टिंग में बना दूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में बनाऊंगा तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। उसके लिए देखो सबसे पहले मैंने आज सब्जेक्ट हम एनएसएम के ऊपर बात करेंगे, न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। तो ये बहुत ही एकदम ऐसा एडवांस नहीं बोल सकते, बहुत ऐसा कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट है, जिसमें आप एक दिन पहले कुछ नहीं कर सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा इस सब्जेक्ट के लिए। पढ़ना मतलब आपको रिटर्न प्रैक्टिस भी लगेगा, क्योंकि कंफ्यूजन इतना होता है ना कि पूछो मत। इस सब्जेक्ट में लास्ट मिनट के अंदर ऐसा गान होता है कि आप कुछ भी नहीं रखते हैं। तो देखो इस सब्जेक्ट को सबसे पहले शुरू करने से पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में एक कैलकुलेटर का लिंक दिया है, वो कैलकुलेटर खरीद लो। रुको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कैलकुलेटर मेरा यहाँ पे कहीं पे रखा होगा। तो ये वाला कैलकुलेटर, ये देखो, ये वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, मैंने खुद ना अमेजोन से खरीदा था। तो आप लोगों को ऑफलाइन मिल रहा है तो ऑफलाइन खरीद लो, जैसे भी करना। लेकिन इस कैलकुलेटर के बिना आप लोगों का कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। आप अगर चाहो कि मैं एक दिन पहले कर लूँगा कैलकुलेटर के बिना, तो आप इक्वेशंस नहीं डाल सकते, ठीक है। तो अभी इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या है और आपको पढ़ना कैसे है, वो मैं आगे एंड में बताऊंगा। वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इसमें भी बहुत लास्ट में एक बहुत सही टिप भी दूंगा, ठीक है। तो आ जाते हैं सबसे पहले हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, अपने देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो क्या बोलते हैं वो केबीसी में आ जाइए, आ जाओ चलो रिकॉर्ड। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, बट तो देखो मेरा लैपटॉप नीचे है तो मैं देखूंगा नीचे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो, क्योंकि करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं। और चलो, तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट का कोड है USIT 2004 मतलब ये आपका फोर्थ सब्जेक्ट होगा। फोर्थ मतलब आपका जब टाइम टेबल डिसाइड होगा तो आपका ये फोर्थ पेपर होगा। इससे आपको क्या समझ में, कुछ नहीं, मैंने बस ऐसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया कि आपका पहला जो कुछ भी सब्जेक्ट हो, पहला वो होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, और फोर्थ ये सब्जेक्ट होगा, फिफ्थ इसके नीचे जो रहेगा वो कोड के हिसाब से। तो कोड टाइम टेबल के लिए रहता है, मुझे लगा आप लोगों को जानने में इंटरेस्ट हो तो मैंने कोड के ऊपर बता दिया। तो अभी आगे तो देखो, सबसे पहले यूनिट 1। बहुत सारे कॉलेजेस में क्या करेंगे पता है क्या, यूनिट 1 लास्ट में पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिट 1 जो है वो एकदम थियोरेटिकल यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना वढ़ना ज़्यादा, सब थियोरी पूरी की पूरी थियोरी है इसमें। जैसे ये टेलर सीरीज का जो है, ये टेलर सीरीज, और देखो यहाँ पर टेलर सीरीज, ये दोनों सेम है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा करना है? तो आपको पता इसलिए चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 आया तो आपको यूनिट 1 में करना है, क्वेश्चन 3 में टेलर सीरीज का आया तो आपको यूनिट 3 वाला करना है। दोनों सेम ही है, थोड़ा फर्क डिफरेंस है उसमें। आप कोई भी करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, वैसे कुछ है नहीं। और देखो सबसे पहले ये जो है ये पूरा थियरी है, आपको लास्ट में पढ़ाया जाएगा, और आप थियरी देख लो एक बार उसमें से। मैंने, और हाँ, इस सब्जेक्ट का ड्राइव का नोट्स उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो सेकेंड यूनिट से चालू करेंगे, सेकेंड यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आता है ये सब इतना सारा, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, यहाँ से सब कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ से कैसे करना रहता है आप लोगों को कि सेकंड यूनिट में सबसे पहले देखोगे द बाइसेक्शन मेथड। द बाइसेक्शन मेथड में क्या आपको पढ़ना कैसे पता है क्या? अभी अगर आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे मेरे कॉलेज में पढ़ा जाते, बहुत से पढ़ा जाते सर, मजा आ जाता था। लेकिन कोई कॉलेजेस में मुझे पता चला कि पढ़ा नहीं रहे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पता है क्या? आपको देखो खोलना है, यूट्यूब पे जाना है, और यहाँ पर लिखना है जो आपको सीखना है। आपको क्या सीखना है? द बाइसेक्शन मेथड। तो यहाँ पर डालो और लिखो दी बाइसेक्शन मेथड, और यहाँ से आपको जो अच्छा लगता है वीडियो उसको देख लो। देखो सबसे पहला जो वीडियो आता है हर बार वही अच्छा हो ऐसा नहीं है, नीचे नीचे भी स्क्रॉल करके देखो, आपको जो पसंद आता है वो देखो और इसके ऊपर से सीखो। तो देखो बाइसेक्शन मेथड में क्या होता है, बाइसेक्शन मेथड में आपको कॉलम लिखना पड़ता है। देखो हर एक जन अलग अलग तरीके से लिखता है, हर एक जन अलग अलग तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं खुद टेबल के फॉर्म में करता था, कोई मेरे दोस्त उसको ऐसे सेंटेंस नीचे नीचे लिखते जाते थे, वो हर एक जन अपना अपना दिखता है। तो देखो इनमें से क्या है पता है क्या, इनमें से द न्यूटन रैप्सन मेथड और द सेकंड मेथड, ये दोनों इतना इजी मेथड है ना कि पूछो मत। आप कुछ नहीं कर रहे हो ना तो ये दोनों मेथड पक्का कर लेना, द न्यूटन रैप्सन मेथड और द सेकंड मेथड।
तो यूनिट 2 में आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पता है क्या? देखो 6 क्वेश्चंस आएंगे, 6 में से 3 इस चैप्टर में से 3 इस चैप्टर में से। अभी इस 4 में से 3 कोई भी आ सकता है आपको, द बाइसेक्शन मेथड, द न्यूटन राप्सी, द रेगुलर फॉल्सी और द सेकंड मेथड। इनमें से आपको कोई भी 3 आ सकता है। तो देखो कोई नहीं करे ना तो आप सेकंड मेथड जरूर करना, ये बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी। और द न्यूटन राप्सन में कुछ नहीं, आंसर इक्वल दबाना रहता है कैलकुलेटर में और कुछ नहीं, बहुत ईजी है ये न्यूटन राप्सन। और देखो, और ये फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन और लैग्रेंज इंटरपोलेशन, ठीक है। तो देखो ये इसमें से अपना क्या कर सकते हो बताएंगे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ये दोनों लगभग सेम है, बस उल्टा पुल्टा है। किसमें ऐसा ट्रायंगल बनता है, किसी में ऐसा ट्रायंगल बनता है। देखो ये आप ये वीडियो कब देखो पता है क्या? ये वीडियो आप देखो, आपको कैसे पढ़ना है मैंने बताया आपको। एक एक मेथड सर्च करके यूट्यूब पे डालना। अगर आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आप एक एक मेथड डाल के यूट्यूब पे डाल सकते हो और वहाँ से सीख सकते हो। देखो बहुत ईजी है, कैलकुलेटर यूज़ करना आप सीख गए ना तो बहुत सही जाएगा आपका पेपर। इसमें कुछ ऐसा लंबी वाली बात नहीं है। तो ये आपने देख लिया लैग्रेंज इंटरपोलेशन, बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। और ये जो आपका थर्ड ये जो है इसमें से आपको बहुत सारा आएगा, ठीक है। तो गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस सीडल मेथड, ये दोनों मेथड में से मैं बोलूंगा गॉस सीडल को मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि गॉस सीडल मेथड जो है शॉर्ट है, ठीक है। उसमें एक्स वाई जेड का टेबल बन जाता है। टेबल देखो आप लोगों को शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हो आगे आगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आपको लास्ट में बहुत जल्दी पता चल जाएगा जब आपका एग्जाम होगा। अगर आप शायद एक हफ्ता पहले एग्जाम के फिर से ये वीडियो देख रहे हो ताकि आपको सब रिवाइज हो जाए अच्छे से, तो आपको बहुत जल्दी क्लिक हो जाएगा। अगर आप अभी देख रहे हो ना तो आपको सीखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं वीडियो स्टार्टिंग में बना रहा था, मेरे को पता था ऐसा होगा। और गॉस जॉर्डन मेथड में क्या है, गॉस जॉर्डन मेथड में ना शायद ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था, क्योंकि इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ता है, और इसमें कभी कभी बहुत ऐसा उल्टा पुल्टा होके आंसर मैच नहीं होता। तो गॉस सीडल मेथड मेरे लिए बहुत इजी था, तो मैं दोनों में से गॉस सीडल प्रीफर करता था। और गॉस सीडल प्रीफर करना इसका मतलब ये नहीं कि आप ये पूरा स्किप कर दोगे, प्लीज इस पेपर में रिस्क मत लो, बहुत गंदी तरीके से मुंह पे गिलोगे लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना तो प्लीज मान लो। और आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। एग्जाम के ऊपर लास्ट मोमेंट में आप कुछ ना कुछ लिख के आओगे ना, आपको 1 या 2 मार्क्स मिल जाएंगे पक्का। अगर आपको मेथड पता है, आप उससे फॉर्मूला भी छाप के आ जाओगे ना तो आपको 1 मार्क मिलता है, ठीक है। मुझे पता है, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा था, बट मेरे को सर ने बोला था कि फॉर्मूला लिख के आ जाओ और यहाँ पे देख सकते हो। और फिर हम लोग सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 और सिम्पसन्स 3/8। ये बहुत इजी है, सिम्पसन्स 1/3 और 3/8। इसमें कुछ बस थोड़ा सा डिफरेंस है, फॉर्मूला में h/6 और h/2 है, वो आप देख लो। और ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या है पता है क्या, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में ना आपका एक ही कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है जो कि इजी है। देखो ये सब्जेक्ट इजी है, लेकिन इसमें कंसेप्ट्स बहुत सारे होने की वजह से आपको लास्ट में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए सब्जेक्ट को क्लियर करना, जितनी हो सके उतना प्रैक्टिस करो इस सब्जेक्ट का। मेरे तरह मत पढ़ के कर लेना, बहुत गंदा गिरोगे। मैं गिरते बचाऊँ सही में और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, ये दोनों लगभग सेम है, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला, और बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, और इसमें से टेलर सीरीज यूनिट 1 में है और यूनिट 3 में भी फिर से आया है वो, तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। आपको जो पेपर में आता है आप वो लिख सकते हो, आपको कोई मार्क्स नहीं काटेगा, काटा तो 1 मार्क काटेगा। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा मार्क्स मिल रहा रहेगा पेपर में, तो सर 1 मार्क काट देगा। पास होने के बाद तो सर दे देंगे 5 मार्क पूरे, अगर आंसर राइट है तो। आंसर की एक बात रखना, पॉइंट के बाद ना 4 डिजिट रखना, ठीक है। मतलब अगर आपका आंसर आ रहा है 0.3004 668 कुछ भी आ रहा है, तो 0.3004 पॉइंट के बाद 4 डिजिट रखना। देखो एक रूल बना लो अपना बेसिक सा कि पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट लिखना है, उसके अलावा नहीं लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका आंसर एक्यूरेट आएगा लास्ट पॉइंट तक। बीच में आप 5 लिख रहे हो, बीच में 6 लिख रहे हो, तो आपका बहुत गंदा वाला फंसेगा पेपर में। और यही आगे बात करें तो इसमें आता है रंगे कुत्ता मेथड। देखो यूलर मेथड और मॉडिफाइड यूलर मेथड, ये दोनों मेथड ना क्लास में सब बच्चे करते थे, मैं नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मैंने इसका लेक्चर बंक करके दोस्तों के साथ घूमने गया था तो ये क्लास में सब बच्चे कर पा रहे थे, और कुछ ऐसे बच्चे भी कर पा रहे थे जो कभी कभी क्लास में आते थे। तो मेरे को मान लो ये बहुत ईजी है, ऐसा मैंने दिमाग में मान लिया था। मैंने सोचा था ये लास्ट मोमेंट पे करूँगा, बट क्या हुआ पता है कि लास्ट मोमेंट पे कोविड ने मेरे को बचा लिया मैं आज तक नहीं किया है, लेकिन ये इजी है। क्लास में सब बच्चे करते थे तो मेरे को पता है ये इजी होगा, मैं लास्ट मोमेंट पे कर देता था अगर ये होता था तो। और फिर आता है अपना, देखो इसको क्या बुलाते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन इसको हम लोग बुलाते थे रंगे कुत्ता मेथड। और ये मेरा फेवरेट मेथड था, और ये बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। ये मेरा फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि इसमें ना
सर सिर्फ लाइन से लिखते जाओ और उसमें वैल्यूज डालते रहो, आंसर अपने आप आते जाता है। बस इसमें एक मेहनत है कि कैलकुलेटर पे बार बार आपको इक्वेशंस चेंज करने पड़ते हैं। इसमें K1 K2 K3 का अलग अलग इक्वेशन होता है और एक y का इक्वेशन होता है, शायद ऐसे ही होता है ना, एक मिनट रुको मैं चेक करके बताता हूँ। हाँ ऐसे होता है इसमें के का इक्वेशन डालना रहता है, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो मैं क्या करता था पता है कि हमारा जब प्रैक्टिकल होता था ना, देखो ये सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल भी वैसा ही है, अगर आप सब थियरी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे ना तो आपको प्रैक्टिकल भी बाउंसर जा सकता है। क्योंकि हमारे सर क्या करते थे, हमको प्रैक्टिकल में कोड लिखने बोलते थे, जो अपना साइलैब में कोड लिखते हैं, और हम लोगों को सेम उसको थियरी मेथड से कैलकुलेटर में करना पड़ता था, जिससे मेरी प्रैक्टिकल की बुक बन गई थी और मैं उसी से पढ़ रहा था। वो बुक में स्कैन करके डाल दूंगा, लेकिन मैं उससे पढ़ना रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत मैंने मेरी तरीके से लिखा है, तो मुझे पता नहीं आप लोगों को वो समझ में आएगा कि नहीं। और एक बात मेरे को एक बात बतानी थी, मैंने लिख के रखी थी कहीं पर भी, एक सेकंड रुकना। और जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया ना, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड और न्यूटन का बैकवर्ड का मेथड, उसको उल्टा ट्रायंगल और सीधा ट्रायंगल बनता है, वो सही था। लेकिन मैं उसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता था, जो कि कैलकुलेटर में अगर आप कर रहे हो, करना ही पड़ेगा, तो आपको ब्रैकेट सही से डालना। अगर ब्रैकेट उल्टे पुल्टे हो गए ना तो आपको पूरा आंसर गलत हो जाता है, और इतना इजी क्वेश्चन का आपको मार्क्स हाथ से निकल जाओगे। तो प्लीज इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे टाइप करने का प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेटर पे इसको टाइप कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत गाला था गंदगी शिट, तो मैंने बहुत गंदा किया था, क्योंकि मैंने सही से उसको कैलकुलेटर में इनपुट नहीं किया था, और सही से कैलकुलेटर में इनपुट ना करने की वजह से मेरा आंसर उल्टा पुल्टा आ रहा था। मेरे को सिर्फ पता चला कि कैलकुलेटर में मैंने एक ब्रैकेट सिर्फ मिस किया है। तो उस कैलकुलेटर में अगर डाल रहे हो ना, तो प्लीज कैलकुलेटर में ब्रैकेट डालने का प्रैक्टिस करो, न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड मेथड में, बस इतना ही। और फिर से कंटिन्यू करते हैं हम अपना रंगे कुत्ता, तो फेवरेट था, उसको बहुत ईजी है वो, कुछ ना कुछ तो रंगे कुत्ता तो पेपर में आता ही है, ठीक है क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन है और लेंदी भी है, तो ये लेंदी होने के साथ साथ ईजी भी है, तो ये रंगे कुत्ता पेपर में आता है, रंगीन कुत्ता जो भी हो। और ये देखो ये फोर्थ, इसमें क्या बताएगा, लीनियर रिग्रेशन, लीनियर पॉलिनोमियल रिग्रेशन, इसमें कैसा करता है पता है क्या, ये इजी टॉपिक्स है, इसमें बस आपको एक टेबल बनाना पड़ता है, और वो टेबल के साथ आपको एक डायरेक्ट इक्वेशन एक होता है, आपको याद करना पड़ता है, समेशन वाला इक्वेशन होता है। वो याद करने के बाद ना आप उसको डायरेक्ट वैल्यू उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे ना, आपका डायरेक्ट एक डिजिट में आंसर आता है। और ये स्कोरिंग है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, टेबल बनाने में टाइम लगता है, एक्स वाई स्क्वायर का टेबल, एक्स स्क्वायर का टेबल, समेशन एक्स का टेबल, वो टेबल बनाने में टाइम लगता है, बट एक बार वो टेबल बन गया ना तो फटाफट आंसर निकलता है। और फिर जो मजा आता है बस वो टेबल बनाने के जान पे आता है, क्योंकि कैलकुलेटर में आप कर रहे हो ना, तो प्लीज शॉर्टकट्स यूट्यूब के ऊपर सर्च करो कि कैलकुलेटर में स्क्वायर निकालने के शॉर्टकट, एक्स वाई निकालने के शॉर्टकट, क्योंकि ये सब शॉर्टकट मैंने लास्ट मोमेंट पे सर्च की थी और मैं पूरा कंफ्यूज हो गया था। तो इसलिए मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बना रहा हूँ एनएसएम का, ताकि आप लोगों को अच्छे से हो जाए ये सब्जेक्ट। और इसमें से फिर आता है ये सब प्रोग्रेशन वोग्रेशन, तो ईजी है, लीनियरली आपको इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला डालना होता है, समेशन एक्स वाई वगैरह का, वो डाल के अपना निकल जाएगा। और लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, फॉर्मूला, ग्राफिकल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, ये कैसा पता है क्या, जो हमने 12th स्टैंडर्ड में अपने मैथ्स 1 में शायद किया था, पता है क्या, कि आप लोगों को एक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होता है इक्वेशन का, मतलब से ग्राफ बनाना रहता है उसको ऐसा, अगर वो एक्स ग्रेटर रहेगा तो आपका अंदर के साइड लाइंस बनता है, एक स्मॉलर रहेगा तो बाहर की साइड, ऐसा कुछ, शायद मैंने उल्टा भी बोल दिया रहेगा। तो वो सब है इसके अंदर, आप लोगों को अगर आपने 12th में किया होगा ये सब तो पक्का कर लो, क्योंकि ये अगर 12th में किया ना तो सिर्फ रिवीजन हो गई, ठीक है। यूनिट 4 और यूनिट 5 पूरे 12th के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, मजा आ जाएगा ये यूनिट करते टाइम, क्योंकि 12th में मैंने मैथ्स किया था, क्योंकि लंबी स्टोरी, मैंने JEE देने का सोचा था। और लीनियर इसमें तो आपका फिजिबल सॉल्यूशन वगैरह बन जाएगा आप लोगों का, जो अपना बनता है ना, लाइन मैन ग्राफ वाफ बनता है। और यूनिट 5 ना, डिस्क्रीट कंटिन्यूटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सबसे इजी और फेवरेट है। आप लोगों को पता है, याद है आप लोगों को, हमने 12th में किया था NCR का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन r इंटू n-1 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। तो वही सब फिर से आ चुका है BSc में 12th, बहुत सारे कंसेप्ट रिपीट आते हैं। तो ये देख के मैं खुश हो गया था कि यार वाह, मतलब यूनिट 4 और यूनिट 5 जल्दी हो जाएगा, बस यूनिट 2 और 3 में बहुत सारे न्यू कंसेप्ट है, उसको कर लो। यूनिट 1 थियरी है, यूनिट 4 और 5 जो अपने बर्नौलीज थ्योरम वगैरह किया था, याद है क्या, NCR फैक्टोरियल का, आप लोगों को रेडिएशन निकालना पड़ता है टाइम के साथ, वही सब है इसके अंदर, फिर से पूरा रिपीट हुआ है। देखो ना, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोगों को याद होगा हमने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था 12th के अंदर, 12th का टेक्स्ट बुक भी आप रिफर कर सकते हो। और इसका जो भी ये है, आप लोगों को पता है ना कैसे करना है, तो मैंने अभी थोड़ी देर आप लोगों को पहले बताया कि आपको यूट्यूब पे सर्च करके आपको सीखना है, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का भी फॉर्मूला होता है।
बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी। यूनिट 2 और 3 में शायद आप लोगों को थोड़ा मेहनत लगेगा, क्योंकि ये पूरे कंसेप्ट न्यू है। आप लोगों को समझने में टाइम लगेगा, एक बार समझ गया तो बहुत ईजी है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें बहुत सारे टेबल बनाने पड़ते हैं, इटरेशंस करने पड़ते हैं अलग अलग। तो बस उम्मीद है एनएसएम में आप लोगों को मैंने बहुत सारी हेल्प कर दी होगी। इसका नोट्स मेरे पास तो है नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला ना कि यूट्यूब से करो। देखो यूट्यूब पे आप बाइसेक्शन मेथड डालोगे तो इतने सारे बाइसेक्शन मेथड के फॉर्मूला, देखो मैं इस टेबल की बात कर रहा था। आपको जो पसंद है वो देख लो यूट्यूब से। और हाँ, इस सब्जेक्ट, और मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा लिंक मेरे BSc फोल्डर का। तो मैं एक मेन फोल्डर का लिंक दूंगा और एक सब फोल्डर का लिंक दूंगा। सब फोल्डर सेम वीडियो के नीचे जिस सेमिस्टर की बात हो रही है उसका बात होगा, और मेन फोल्डर ये पूरा सेमिस्टर कंटेन करता है। शायद आपका कोई दोस्त छोटा वोटा बड़ा होगा, शायद उसको मेन फोल्डर का लिंक भेज दो, मुझे नहीं पता मैंने क्यों डाला है, बट पता नहीं मैंने डाल दिया। अगर आप सेम 2 में जाओगे तो ये देखो WP में जाओगे तो स्कैन बुक जो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था उसी के ऊपर है। इसको टाइम लग रहा है क्योंकि स्कैन बुक्स को आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये जो बुक है कहाँ गई, ये जो बुक है ना इसको मैं स्कैन करके डाल रहा हूँ। बट दिक्कत ये आ रही है कि अगर मैं इस बुक को वैसा का वैसा स्कैन करके डालूंगा ना तो आप लोग इसमें सर्च नहीं कर पाओगे कि देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको ओपन करोगे ना तो यहाँ पे सर्च होता है क्या, तो देखो आप यहाँ से कॉपी वगैरह कर सकते हो, आपको जो कुछ भी चाहिए। देखो बीच बीच में नहीं होगा पूरा, आप कॉपी वगैरह कर सकते हो। तो मुझे उसके लिए OCR अनेबल करना पड़ जाए, और OCR अनेबल करने की वजह से मुझे टाइम लग रहा है। अगर मैं वैसे डाल दूँ ना तो आप इसमें ना सर्च कर पाओगे कभी, ना कुछ कॉपी पेस्ट कर पाओगे कहीं पर। तो इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है ये डालने के लिए, क्योंकि मैंने स्मॉल विंडो कर दिया क्या, क्योंकि OCR अनेबल करना पड़ जाए ना, इसीलिए। तो जल्दी स्कैन बुक के भी नोट्स आ जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस भी बना दूंगा। NSM के ऊपर आप लोगों को पता चला कैसे बना, तो इस कैलकुलेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको खरीद लो। और इसमें से आपको इसको यूज़ करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। पूरे इक्वेशंस इस कैलकुलेटर पे डालना पड़ता है, XYZ का वैल्यू सिर्फ आपको चेंज करना रहता है बीच बीच में। इसको यूज़ करना सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसमें क्या क्या बटन है, ये देखो शिफ्ट विफ्ट जो भी बटन है वो सब दबाने पड़ते हैं, ऐसे अल्फ़ा शिफ्ट ये ऑन करो, फिर अल्फ़ा शिफ्ट दबा के लॉक डालो, कुछ भी है, पूरा सीखना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटर सीखना भी। कुछ दोस्तों मेरे ऐसे थे जिन्होंने लास्ट मोमेंट तक कैलकुलेटर नहीं लिया था, लेकिन कोविड ने उन सबको बचा लिया है जो किस्मत थी हमारी, बाबा। सेम 3 भी मेरा निकल गया अच्छे से, अभी सेम 4 चालू है। तो अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी वीडियो बना दूंगा। शेयर वगैरह करो थोड़ा, वीडियो को पसंद आ रहा है तो। इतना सब मैंने बताया आप लोगों को, कहाँ पर गया ये यूलर मेथड, रंगे कुत्ता मेथड, तो ये सब मेथड कर लो। और क्या बोलूँ, बस में पेपर इजी जाएगा आप लोगों का, टेंशन मत लो। क्योंकि और हाँ, एक बेस्ट टिप दूँ आप लोगों को, एक बेस्ट, एकदम बेस्ट, लास्ट तक देख रहे हो ना तो एकदम बेस्ट आप लोगों को एक सही चीज़ बताता हूँ। अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाओ, खुल जाएगा आपका कॉलेज 1-2 हफ्ते में, फरवरी तक खुल जाएगा। कॉलेज की लाइब्रेरी में जाओ, पिछले 3 साल या 4 साल के पेपर उठाओ NSM का, और उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनको रट लो। मतलब इतना प्रैक्टिस करो उस क्वेश्चंस का कि अगर आप एग्जाम में वो क्वेश्चन आया ना तो आप एकदम अच्छे से लिख सकते हो। मैं से लिख लो, 3-4 साल से ज़्यादा कॉलेज में कोई पेपर बचता ही नहीं है, क्वेश्चन कोई बचता ही नहीं है जो कि फिर से ना आए। तो वो आपने 3-4 साल के पेपर कर लिए ना तो आपके लिए भी बहुत हो जाएगा, ठीक है। लेंदी वीडियो है, लास्ट तक देख रहे हो इसलिए मैंने टिप बताया। कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके पेपर उठाओ, वो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट समझने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस करो, और वो क्वेश्चन का इतना प्रैक्टिस करो ना, देखो कैसे आता है पता है, 6 में से 2 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे पिछले 3 या 4 साल के क्वेश्चन पेपर में से। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का कोई भी सब्जेक्ट का। तो बस अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। अच्छा खासा मैंने बैकग्राउंड बनाया है इस बार, और बनाना बाकी है, थोड़ा वॉल को रीड करना बाकी है। ये देखो, ये थोड़ा एक्सपोजर का भी प्रॉब्लम होता है बीच बीच में, उसको भी फिक्स करना बाकी है। तो मैंने सोचा कि NSM के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, बाद में सब फिक्स करते बैठूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने चाहता कि आप लोगों को लास्ट में पता चले। मुझे नहीं पता एग्जाम कब होएगी, मार्च में होएगी, फरवरी में होएगी, या जून जुलाई तक जा सकती है। तो मैंने सोचा जल्दी वीडियो बना के ख़त्म कर देते हैं ना, तब बाद में अपना बैकग्राउंड बना के बाकी वीडियोस कंटिन्यू रखेंगे। देखो एक्सपोजर का फिर से प्रॉब्लम हो गया था बीच में, कोई बात नहीं, अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, तक के लिए बाय बाय।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने पूरा देखा हो तो थैंक यू, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कॉलेज में हो ना तो आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियली आपके ऊपर कोई बर्डन वगैरह नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन्वेस्टिंग सीखें। इन्वेस्टिंग इन द सेंस आप जो सीखना है वो सीखें। अब आप खुद को लिमिट ना करें, ठीक है। लिमिट इन द सेंस कि आपको कुछ ऐसा लगना नहीं चाहिए। इन्वेस्टिंग सीखने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, 10-20 रुपये से भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने सीरीज़ बना के रखी है, आप उसको देख सकते हैं। फिर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर लेना, ठीक है। तो देखो कॉलेज में हो तो थोड़ा एक्सप्लोर वगैरह करो, चीज़ें ट्राई आउट करो, नई डरना नहीं किसी से इन द सेंस कुछ चीज़ ट्राई करने से बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए आप लोगों को ज़िंदगी में, ठीक है। मिड लाइफ क्राइसिस नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू बाय। जिन लोगों को ये टर्म समझ में नहीं आया, और लोग डिस्क्रिप्शन में टाइप करो, मैं मीनिंग बता दूंगा।